नमस्कार। कल रात प्रधान सेवक ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। आज उसकी जानकारी डिटेल्स में निर्मला सीतारमण ने एक पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कम ब्रीफिंग ज़्यादा कहा जाएगा, क्योंकि जैसे हम पहले कह चुके हैं कि मीडिया आजकल सवाल पूछने के बजाय सिर्फ डिक्टेशन लेता है। जैसे तो उसमें देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को नारा लगाने वाले अनुराग ठाकुर भी बैठे हुए थे। जो मोटी मोटी बातें उसमें कही गई हैं वो ये हैं कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसको 3 लाख करोड़ का लोन बिना गारंटी के मिलेगा। ये लोन है, ठीक है जी। उसके बाद 2 लाख एमएसएमई जो हैं उन्हें अगेन लोन कर्ज 20,000 करोड़ दिए जाएंगे। अब कर्ज देना और कैश इन्फ्यूज़ करना, कैश मतलब पैसा डालना, ये दो अलग अलग बातें हैं। पैसा जो डालने की बात हुई है वो 3 लाख करोड़ का तो लोन है, और एमएसएमई को 20,000 रुपये का वो भी लोन है। 50,000 करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूजन किया जाएगा। 50,000 करोड़ का वो कैश डाला जाएगा। अब आगे अगर हम बढ़ें तो 200 करोड़ तक के सरकारी टेंडर में विदेशी कंपनियां हिस्सा नहीं ले सकेंगी। इसका फ़ायदा एमएसएमई को मिलेगा और दूसरी जो भारतीय उद्योग हैं उनको मिलेगा। और ईपीएफ जो होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिनकी तनख्वाह 15,000 से कम है उनका ईपीएफ सरकार देगी, कंपनियों को नहीं देना होगा। अपने आप में बड़ी अच्छा कदम है ये। और कंपनियां 12% के बजाय 10% ईपीएफ जमा करेंगी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जमा करेंगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पिछले 50 दिन के लॉकडाउन से उनकी कमर टूटी हुई है। इस वक्त वो सैलरीज नहीं दे पा रहे हैं, छटनी बड़े पैमाने पर हो रही है। ये कुछ मेजर्स हैं, अभी डिटेल टाइम लगेगा इन सबको इंटरप्रेट करते हुए, और जो बाकी के कदम उठाए जाएंगे उनको भी देखने के लिए वक्त लगेगा। मैं मोटी मोटी बातें आपको सिर्फ बता रहा हूँ। 2020-2021 के लिए टीडीएस टीसीएस रेट में 25% की कटौती की गई है। ये लोग जिनकी सैलरीज कटी हैं उनके लिए राहत है, ये काफ़ी बड़ी। उसके अलावा 20 लाख करोड़ का पैकेज करीब 10% जीडीपी के बराबर है, लगभग 10% है, ऐसा कल प्रधान सेवक ने कहा था। लेकिन ये नया पैकेज नहीं है। कई टुकड़ों में 7 से 8 लाख करोड़ पहले ही दिए जा चुके हैं। तो ये कोई 20 लाख करोड़ उसके अलावा हो। और जैसे एक पॉइंट ये भी है कि जो बजट था हमारा जो पेश किया गया था, ये 20 लाख करोड़ उसी का हिस्सा है, उसी में रीएडजस्टमेंट है या क्या है? मतलब कुछ रीशेड्यूलिंग की गई है, कुछ कर्जे की सुविधा दी गई है। लिक्विडिटी इन्फ्यूजन जो होती है वो किस पैमाने पर है अभी स्पष्ट नहीं है। 50,000 करोड़ का तो स्पष्ट है कि लिक्विडिटी इन्फ्यूजन है, वो पैसा दिया जाएगा, सरकार की तरफ से दिया जाएगा, फंड ऑफ फंड्स के ज़रिए, एक फंड होता है उसके ज़रिए दिया जाएगा। लेकिन 20 लाख करोड़ जो है इसमें काफ़ी सारे पैसे पहले ही एलोकेट किए जा चुके हैं, 7 से 8 लाख करोड़। तो ले देकर ये 12 लाख करोड़ बनता है, उससे भी कम होगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और डिटेल्स आएंगी। ऐसे में हम आपको एक छोटा सा एक ऑडिट दे देते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था का ऑडिट क्या है। ये स्टडी है जो CMIE है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उनके जो महेश व्यास हैं, बहुत उनको सुनते हैं लोग जब वो बोलते हैं। जब भी कोई सर्वे आता है CMI का उसको बहुत गंभीरता से लिया जाता है। ये सर्वे CMI ने किया। CMI के कृष्णन थे उसमें, मैरी एन बर्टन थी, ये प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस की, और हेदर शोफिल्ड थे, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस पेंसिल्वेनिया में जो है। तो इनके मुताबिक ये है कि 1/3 भारत के जो परिवार हैं, घर हैं, उनके पास सिर्फ अगले 1 हफ्ते के संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं। अपने आप में बहुत दुखी करने वाली बात है। इस स्टडी के मुताबिक 84% जो हाउस होल्ड हैं उनकी जो महीने की आमदनी है उसमें कमी आई है, और 1/4 जो वर्किंग फोर्स है हमारे मुल्क की इस वक्त अनएम्प्लॉयड है। 1/4 वो अनएम्प्लॉयड है, बेरोज़गार है, उसकी नौकरियां जा चुकी हैं। इसके अलावा पूरे भारत में 34% ऐसे हाउस होल्ड होंगे, ऐसे घर होंगे जहां जिनके पास ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का साजो सामान है। तो मदद यहाँ चाहिए। मैं आता हूँ, मैं अपना आर्गूमेंट इसको कंप्लीट करता हूँ मैं। इसके अलावा एक आज़िम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टडी है, उनका ये कहना है कि 67% जो लोग थे उनकी नौकरियां खोई हैं, लॉकडाउन के दौरान गई हैं। और जो शहरी भारत है, जो भारत शहरों में बसता है, उसने
8 से 10 वर्कर्स, हाँ 10 में से 8 लोगों की नौकरी गई है शहरों में, और गांव के इलाकों में 10 में से 6 लोगों का काम गया है। और शहरी भारत में ही, जहाँ भारत शहरों में जहाँ बसता है, 84% इस वक्त सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना काम खुद करते हैं वो। 76% जो हैं वो तनख्वाह पे हैं, और 81% जो हैं वो कैजुअल वर्कर्स हैं। मतलब किसी को कोई गारंटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है फ्यूचर की, कोई इस तरह का हेल्थ कवर भी नहीं है। आयुष्मान भारत योजना की हकीकत सबके सामने है कि और राशन भी सब तक पहुंच रहा हो, बीच में बिचौली ना खा रहे हों, ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं है। टारगेटेड पीडीएस नहीं है भारत का ही। मैं आपको ऑडिट दे रहा हूँ। पॉइंट में सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत जो है, ठीक है, हम मानते हैं उद्योग को भी एम्पावर करने की ज़रूरत है, एमएसएमई को भी एम्पावर करने की ज़रूरत है, जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको भी एम्पावर करने की ज़रूरत है। तो कर्ज़ा देकर आप उनको एम्पावर करेंगे या लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करके इनको एम्पावर करेंगे? बाकी कर्ज़े की जो इंटरेस्ट की किश्तें हैं उसको आपने रीशेड्यूल कर दिया, इनकम टैक्स रिटर्न को रीशेड्यूल कर दिया, उसके अलावा कटौती करी है, जो हमने कहा अच्छा कदम है टीडीएस टीसीएस पे। ये मोटी मोटी बातें हैं, लेकिन जो असली बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो परचेज़र है, जो ग्राहक है, जिसने ख़रीदना है, फैक्ट्रियाँ शुरू होंगी, खड़ी होंगी, माल बनाएंगी। मानेसर के सुजुकी प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग का काम थोड़ा थोड़ा शुरू हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ख़रीदने वालों के पास पैसे भी तो होने चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो परचेज़र है, जो नागरिक है, अगर वो ही अपने हाथ रोक कर बैठा हुआ है, परचेज़ नहीं कर रहा है, पैसे बचा के बैठा हुआ है। एक टाइम्स ऑफ इंडिया की एक सर्वे है, 3-4 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर किया है कि लोगों ने, ग्रामीण भारत में खासकर लोगों ने, 37% के करीब लोगों ने कम खाना शुरू कर दिया है, या एक वक्त का खाना कम कर दिया है, या जितना खाना पहले 2 या 3 चीज़ें बनती थी उसको कम कर दिया है। अब जब लोग पैसा नहीं खर्च करेंगे, अपना पैसा अपने पास रखेंगे, तो फिर खरीदारी कहाँ से होगी, अर्थव्यवस्था कहाँ से उठेगी? यहाँ पर टॉमस पिकेटी आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम, हम बहुत अरसे से कहते आ रहे हैं इस कार्यक्रम में, अब टॉमस पिकेटी कह रहे हैं पूरी दुनिया में ऐसा होता है, 6 या 7 मुल्क हैं जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम देते हैं कि कम से कम एक फिक्स्ड अमाउंट उन लोगों के खातों में जमा किया जाए जिनको ज़रूरत है। राहुल गांधी ने कहा था 5,000 रुपये न्याय योजना कही थी, किसी ने 10,000 कहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 15,000 कम से कम जमा करने चाहिए, ताकि अगर एक परिवार में 3 लोग भी कमाने वाले हैं या 2 लोग भी कमाने वाले हैं तो 10,000 रुपया महीना तो कम से कम उनके पास होना ही चाहिए, ताकि उनका गुजारा चल सके। और ये सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। जब तक कि अर्थव्यवस्था दोबारा खड़ी नहीं होती, उसके पहिए दोबारा से चलने शुरू नहीं होते, जब तक कि नौकरियां और नहीं बनती, जब तक कि लोगों के पास तनख्वाहें नहीं आती हर महीने, तब तक ये सरकारी सपोर्ट ग्राहक के लिए, नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी है। यूबीआई, ताकि उसके हाथ में जब पैसा आएगा तभी वो जो अपनी कटौतियाँ कर रहा है वो कटौती नहीं करेगा, तभी लोगों का सामान बिकेगा, तभी छोटे बिजनेस चलेंगे। ये वोकल और लोकल, ये जुमलेबाजी ठीक है, अपनी जगह है। क्या हम ये माने कि मतलब जो रॉ मटेरियल चीन से इंपोर्ट होता है या और देशों से आता है वो भी अब नहीं आएगा, वो भी यहीं बनेगा? आत्मनिर्भरता की जो बात करी कल प्रधान सेवक ने, वो तो पंडित नेहरू बहुत शुरू से ही कर गए थे। जितनी भी आईआईटीज़ हमारी बनी हैं, जितने भी मेडिकल डॉक्टर्स हैं, जितने भी और जो इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से इंजीनियर निकले हैं, आईटी प्रोफेशनल्स निकले हैं, ये सब पहले हो चुका था आत्मनिर्भरता। तो संजय गांधी जब इमरजेंसी लगी, उन्होंने कहा था बी इंडियन बाय इंडियन। इसको कहा गया आत्मनिर्भरता, लेकिन उसका मतलब ये था कि बाय टाटा बाय बिरला, एक प्रोटेक्टेड मार्केट दे दी गई थी यहाँ के उद्योगपति को। तो इस दफ़े आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है, ये भी सोचने वाली बात है। आत्मनिर्भरता हम आज़ादी के शुरुआती सालों में, जब हम सुई तक नहीं बनाते थे, उसके बाद से सारी अचीव होगी, चाहे वो स्टील प्लांट्स हो, हमारे बड़े बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हों, टेम्पल्स ऑफ 20th सेंचुरी कहा था पंडित नेहरू ने उनको। आत्मनिर्भरता तो पहले ही अचीव हो गई थी। अब वही चीज़ें जो आत्मनिर्भर जिन्होंने हमें बनाया, चाहे वो BSNL हो, चाहे वो और कंपनियां हो सरकारी जो पब्लिक सेक्टर की, उनको तो बेचा जा रहा है। तो आत्मनिर्भरता कैसे आएगी? क्या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए आएगी? वो हमने देख लिया है प्राइवेट सेक्टर का भी, कि उनका कितना योगदान रहा है, कितनी नौकरियां उन्होंने दी हैं, और इस संकट समय में भी वो क्या क्या कर रहे हैं।
आज़िम प्रेम जी को छोड़ दीजिए, और ये पीएम केयर्स फंड जो है, इसमें जो लोग दान दे रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये किसी भी तरह के ऑडिट से, मतलब सरकारी ऑडिट से ऊपर है। इसका भी जिक्र अगर हो जाता तो बेहतर रहता कि इसी पीएम केयर्स फंड में, इसलिए तो फंड बनाया गया है, किसको कितना दिया जाएगा। अगर इसी को ही यूनिवर्सल बेसिक इनकम में लगा दिया जाए कि जो परचेज़र है, जो ग्राहक है, जो नागरिक है, उसके हाथों में क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर आए, ताकि अर्थव्यवस्था जो दोबारा खड़ी होने की कोशिश कर रही है उसको मदद मिले, सपोर्ट मिले, लोग ख़रीदारी शुरू करें। ज़िंदगी यकीनन बदलेगी, लॉकडाउन के बाद बदलेगी, कोरोना के बाद बदलेगी, बहुत सारे फिजूल खर्चे कम होंगे, बहुत सारे बिजनेसेस बैठेंगे। ऐसे में ज़रूरत है कि क्रिटिकल, एक ऐसा संकट का समय है जहाँ सिर्फ लफाजी या जुमलेबाजी नहीं, सॉलिड लिक्विडिटी इन्फ्यूजन चाहिए। जो कर्ज़े लेने की हालत में है उनको कर्ज़ा दीजिए, बाकी को मत दीजिए, उनको मदद दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो और मेजर्स अनाउंस किए जाएंगे, जो फाइनेंस मिनिस्टर और बातें कहेंगी, उनमें इन तमाम बातों पर तवज्जो दी जाएगी। और आज किसान का जिक्र इतना नहीं हुआ, अब डिटेल्स में हम जब आएंगे, जब सारे प्रपोजल्स हमारे सामने आएंगे, हम आपको वक्त वक्त पर इनको इंटरप्रेट करके बताते रहेंगे। नमस्कार।